गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सागर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और आज जो है पॉलिटी की क्लास में जो है चैप्टर संसदीय शासन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं आज अपना जो है ये 6वां वीडियो होगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो है हम लोग बात कर रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशन में जो है आज 6वें वीडियो की बात करेंगे। टॉपिक जो है उसमें दिया हुआ है संसदीय शासन। ठीक है, कौन सा दिया हुआ है? टॉपिक है संसदीय शासन। और संसदीय शासन जो है भारत में देखिएगा, लोकतांत्रिक शासन दो भागों में बटा हुआ होता है, संसदीय शासन और एक होता है अध्यक्षीय शासन। ठीक है, तो संसदीय शासन क्या है, ठीक है, उसकी अभी हम बात करेंगे। अध्यक्षीय शासन क्या है उसकी बात करेंगे। भारत में जो है वो संसदीय शासन की प्रणाली है। संसदीय प्रणाली जो है भारत की ब्रिटेन के संविधान पर, ब्रिटिश व्यवस्था पर आधारित है। तो उसी को यहाँ पर देखेंगे हम लोग। ठीक है, किस तरह से भारत में संसदीय शासन का स्वरूप है, क्या क्या शक्तियाँ हैं सरकार को, सरकार की लिमिटेशंस क्या है, पहचान क्या है संसदीय शासन की, वही सारी बातें हैं। और इसमें जो है आज ये अपना 6वां वीडियो है। ठीक है, और आज हम इसमें 30 क्वेश्चंस 151 से लेके पूरा 180 तक बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। पहला प्रश्न आपकी सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चंस जो है वो क्वेश्चंस की लैंग्वेज जो है लंबी होगी, लंबी होगी, ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग आराम से। तो कथन लिखा हुआ है संसदीय प्रणाली की सरकार एक उत्तरदायी सरकार होती है। पहला कथन है। ठीक है, पहला कथन क्या लिखा हुआ है कि संसदीय प्रणाली की सरकार एक उत्तरदायी सरकार होती है। दूसरा कथन लिखा है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अब कह रहा है इसमें कौन सी बात सही है, तो ए और आर सही है। आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। दूसरा लिखा हुआ है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। फिर कहता है कि ए सही है, आर गलत है, ए सही है। ठीक है, ए गलत है और आर सही है। ठीक है, ए गलत है और आर सही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं दोनों ही बातें जो हैं अपनी सही हैं। ये दोनों ही बातें अपनी क्या हैं, सही हैं। संसदीय प्रणाली की सरकार एक उत्तरदायी सरकार होती है। उत्तरदायी सरकार का मतलब क्या होता है कि सरकार की जवाबदेही होती है, सरकार की अकाउंटेबिलिटी या रेस्पॉन्सिबिलिटी तय होती है। और सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ तय होती है, तो ये बात कह रहा है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। जो मंत्रिपरिषद है, जो सरकार है, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इसीलिए संसदीय प्रणाली की सरकार कैसी सरकार होती है, एक उत्तरदायी सरकार। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ए है। ठीक है, ए और आर सही हैं। आर जो है वो ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, यानी ये दूसरा वाला कथन है, दूसरा वाला कथन है, ये पहले कथन को एक्सप्लेन करता है, इसकी सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, यही यहाँ पर बताया गया। संसदीय प्रणाली की सरकार क्या होती है अगर हम पहले बात करें। ठीक है, अगर हम पहले यहाँ पर देखें संसदीय शासन होता क्या है। संसदीय शासन यानी एक ऐसा शासन जहाँ पर क्या हो, मंत्रिपरिषद हो, क्या हो, संसदीय शासन हम उसे कहते हैं जहाँ पर क्या हो, मंत्रिपरिषद हो। और मंत्रिपरिषद का एक व्यक्ति क्या होता है, प्रमुख होता है। मंत्रिपरिषद का एक व्यक्ति क्या होता है, प्रमुख होता है। उसी प्रमुख को हम क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। ठीक है, यानी कि जहाँ पर जो शासन की शक्तियाँ हैं वो एक समूह के हाथ में होती है। समूह का मतलब मंत्रिपरिषद। ठीक है, कैबिनेट जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और जो है कहते हैं कि इसका एक प्रमुख होगा। ठीक है, पूरी मंत्रिपरिषद का, तो जैसे कि प्रधानमंत्री। ठीक, और सरकार का जो मुखिया है वो प्रधानमंत्री है, जबकि राष्ट्र का मुखिया कौन है, राष्ट्रपति है। तो संसदीय शासन की पहचान यही है कि एक मंत्रिपरिषद होगी, शासन में वही प्रमुख होगा, उसका मुखिया प्रधानमंत्री, और राष्ट्र के प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति होगा। अध्यक्षीय शासन जैसे कि अमेरिका में है। अमेरिका में क्या है कि राष्ट्रपति ही शासन का या सत्ता का सर्वोच्च व्यक्ति है। सभी शक्तियां राष्ट्रपति के पास में ही होती हैं। ठीक है, मंत्रिपरिषद जो है नाम मात्र रूप में जो है काम करती है, विभाग बने होते हैं। ठीक है, तो अमेरिका का जैसे सिस्टम है वहाँ पर राष्ट्रपति ही सब कुछ है। यहाँ पर क्या है, शासन का प्रमुख व्यक्ति प्रधानमंत्री है। तो जहाँ पर शासन का प्रमुख व्यक्ति, सरकार का प्रमुख व्यक्ति प्रधानमंत्री हो, वहाँ पर कहा जाता है संसदीय शासन। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि भारत में क्या है, संसदीय शासन की व्यवस्था है और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है लोकसभा के प्रति, किसकी, सरकार की। यही यहाँ पर हमने देखा।
आगे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से संसदीय शासन प्रणाली के लिए सही नहीं है। कौन सी एक बात, इन चारों में से कौन सी एक बात संसदीय शासन प्रणाली के लिए सही नहीं है। राजा या फिर अध्यक्ष व्यवस्थापिका के निम्न सदन को भंग कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कार्यपालिका जो है वो व्यवस्थापिका के निम्न सदन को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति जो है वो संसद के निम्न सदन को भंग कर सकता है। सही है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका का एक भाग होती है। जो सरकार है वो संसद का ही एक भाग है। जो सरकार में मंत्री हैं वो सारे संसद के ही सदस्य होते हैं। ठीक है, तो ये भी बात सही है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका मतलब जो है कौन, सरकार, मंत्रिपरिषद। व्यवस्थापिका मतलब क्या है कि लोकसभा या फिर हम कह रहे संसद। तो संसद के प्रति उत्तरदायी भी होती लोकसभा के प्रति। फिर क्या कि सभी मंत्री व्यवस्थापिका के निम्न सदन के सदस्य होते हैं। ठीक है, व्यवस्थापिका का मतलब यहाँ पर आप संसद समझ सकते हैं, और निम्न सदन का मतलब यहाँ पर आप क्या समझते हैं, निम्न सदन। संसद के निम्न सदन का मतलब किससे होता है, लोकसभा से। और संसद के उच्च सदन का मतलब किससे होता है, तो राज्यसभा से। तो क्या संसद के जो मंत्री हैं सारे मंत्री केवल लोकसभा के मेंबर होते हैं? नहीं, कुछ मंत्री हमारे यहाँ राज्यसभा के भी मेंबर होते हैं। ठीक है, जैसे कि विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो राज्यसभा के ही सदस्य हैं। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा, कह रहा है कि सभी क्या किसके होते हैं, निम्न सदन के सदस्य होते हैं। तो भारतीय संसदीय शासन, हाँ, ब्रिटेन की जो संसद है, ब्रिटेन की सरकार में जितने भी मंत्री होंगे सब निम्न सदन के ही होते हैं। यानी कि जैसे कि लोकसभा है वैसे वहां पर होती है हाउस ऑफ कॉमन्स, तो उसी के मेंबर होने चाहिए। लेकिन भारत में जो है सारे मंत्री सिर्फ लोकसभा से ही नहीं होते हैं। इसका मतलब ये यहाँ पर यही कह रहा है कि सभी मंत्री लोकसभा से होंगे, तो ऐसा जरूरी नहीं है। इसका मतलब संसदीय प्रणाली के लिए यही हमारे यहाँ सही नहीं है। तो हमारा आंसर इसका क्या होगा, डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं उन चीज़ों को ध्यान से सुनेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, आसान बातें लिखी, बस क्या लैंग्वेज थोड़ी बड़ी हो जाने से ये चीज़ें आपको टफ लग सकती हैं। लेकिन ये सारी बातें हमने क्लास में पढ़ाई हैं, जरा सा अगर आप ध्यान देंगे तो सारी बातें हमने क्लास में आपको पढ़ाई हैं। ठीक है, इसके बाद बात आती है कि जो है लिखित में संसदीय व्यवस्था का दोष नहीं है। कौन सा एक दोष, कौन सी एक बात संसदीय व्यवस्था की गलती में उसके दोष में नहीं आती है? अस्थिरता। अस्थिरता तो संसद का एक दोष है। संसदीय शासन प्रणाली का दोष अस्थिरता है। अस्थिरता संसदीय प्रणाली का दोष इस वजह से है क्योंकि आप देखिएगा कि बहुमत अगर किसी भी समय अगर सरकार का बहुमत कम होता है तो सरकार अस्थिर हो जाएगी। एक अस्थिरता का डर बना होता है। अगर सरकार के पास बहुमत, जैसे हमने बताया था कि केंद्र में सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 272 प्लस सीटें चाहिए होती हैं। ठीक है, और अगर मान लीजिएगा कि उसके पास 272 से कुछ ही ज़्यादा सीटें हैं, 280-85 सीटें हैं, तो उस सरकार को हमेशा संकट बना रहेगा कि कब वो सरकार गिर जाए, कब उसकी 10-12 संख्या जो मेंबर है वो कम हो जाए। तो संसदीय शासन की एक प्रमुख दोष क्या है, अस्थिरता होना। सरकार अस्थिर बनी रहती है। ठीक है, नीतियों की निरंतरता का अभाव। नीतियों की निरंतरता, जो पॉलिसीज हैं, पॉलिसीज जो है, पॉलिसीज में क्या नहीं बन पाती, कंटिन्यूटी नहीं बन पाती है। क्योंकि सरकार कोई 5 साल के लिए आई और जरूरी नहीं कि सरकार 5 साल रह भी जाए, हो सकता है कि 2 ही 3 साल में सरकार गिर जाए, दूसरी आ जाए। अब जिस सरकार ने जो पॉलिसीज, जो योजनाएं बनाई थी, नई सरकार आएगी तो उसको लागू नहीं करेगी, उसको रोक देगी और नई योजनाएं लाएगी। तो जो नीतियां बनती, जो योजनाएं बनती हैं, उनका हमेशा क्या रहता है, उनका हमेशा अभाव बना रहता है। ठीक है, तो ये भी इसका एक दोष है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच पृथक्करण का सख्ती से पालन का अभाव। एक सिद्धांत है शक्तियों के पृथक्करण का। ठीक है, शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स, जहां पर क्या होता है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की शक्तियां बटी होती हैं। ठीक है, सबको अपने अलग अलग काम करने होते हैं। लेकिन क्या है कि ये चीज जो है क्या होता है कि सख्ती से इसका पालन संसदीय व्यवस्था में नहीं हो पाता है। अगर सरकार मेजोरिटी में है तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका और विधायिका, यानी कि जो है लेजिस्लेचर और जो जुडिशरी है, उसके ऊपर जो है कहीं ना कहीं वो उसका प्रभाव पड़ सकता है, उसकी शक्ति का, उसकी संख्या का प्रभाव पड़ सकता है। तो ये भी एक दोष है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका के बीच असहयोग, ये संसदीय व्यवस्था का दोष नहीं है। ठीक है, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच असहयोग, ये जो है संसदीय व्यवस्था का दोष नहीं है। बाकी तीनों ही बातें संसदीय व्यवस्था के दोष हैं। तीनों बातें हमने एक्सप्लेन करी हैं, इनको आप समझेंगे। ठीक है,
हमने फिर बताया कि चीज़ों को ध्यान से सुनना और समझना होगा आपको, ठीक है। जो है आप हैंड्स फ्री जो है लीड लगा लीजिएगा कान में, और बाहरी कोई भी आवाज़ ना सुन के केवल कुछ समय के लिए हमें सुनिएगा, तो ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। ये वो चीज़ें ऐसे नहीं है कि बस आपको तुरंत देखते ही लैंग्वेज समझ में आंसर कर दो। प्रयास हम कर रहे हैं कि आपको पूरी लैंग्वेज समझाएं। चौथे क्वेश्चन पर चलेंगे। संसदीय शासन व्यवस्था का जनक जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, उसका जनक, उसका फादर किसे कहते हैं? तो फादर ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम किस देश को माना जाता है? तो यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड। जो यूके है वही क्या है? यूके क्या है कि फादर ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम, ठीक है। संसदीय शासन व्यवस्था का जनक किसको? अब यूके को, इंग्लैंड को कहते हैं। फिर है भारत में शासन प्रणाली लागू है। भारत में कैसी शासन प्रणाली लागू है? अध्यक्षीय लोकतांत्रिक गणतंत्र, लोकतांत्रिक संसदीय गणतंत्र, या लोकतांत्रिक संसदीय राजतंत्र, अध्यक्षीय लोकतंत्र राजतंत्र। देखिएगा भारत में अध्यक्ष तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, राजतंत्र भी नहीं है, तो ये ऑप्शन देखो ऐसे कट रहे हैं, ठीक है। अध्यक्षीय भी नहीं है, ठीक है, तो बचा क्या फिर? लोकतांत्रिक संसदीय गणतंत्र, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता क्या है? ठीक है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का एक फीचर क्या है? यहाँ पर आपको इसकी विशेषता बतानी है। प्रमुख विशेषता संसदीय शासन प्रणाली की क्या है? ठीक है, तो व्यवस्थापिका कार्यपालिका में सहयोग, कार्यपालिका व्यवस्थापिका का भाग होती है, ठीक है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में अन्योन्याश्रितता, ठीक है, उत्तरदायित्व। तो यहाँ पर क्या विशेषता क्या है? ठीक है, तो व्यवस्थापिका कार्यपालिका व्यवस्थापिका का भाग होती है, व्यवस्थापिका कार्यपालिका में सहयोग, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा, व्यवस्थापिका कार्यपालिका में सहयोग। कार्यपालिका व्यवस्थापिका का क्या होती है? एक भाग होती है, ठीक है। क्या होती है? कार्यपालिका व्यवस्थापिका का एक भाग होती है। यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी में गड़बड़ है। उत्तरदायित्व के बजाय यहाँ पर लिखा होना चाहिए था, ठीक है, उत्तरदायित्व के बजाय यहाँ पर लिखा होना चाहिए तो उपरोक्त सभी, ठीक है। तो ये चारों ही ऑप्शन सही हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन और लिख लीजिएगा आप, ठीक है, इसको सही करेंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन नहीं लिखा हुआ, छूट गया है, ठीक है, चलिए हम बना देते हैं। ये थोड़ा टाइपिंग की एक ऑप्शन नहीं छूटा, उत्तरदायित्व तो नहीं होके कुछ और लिखा होना चाहिए था। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो उपरोक्त सभी। क्या लिख सकते हैं? उपरोक्त सभी। अब ये जो उपरोक्त सभी वाला आंसर है, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आपका क्या है? आंसर है। क्योंकि व्यवस्थापिका कार्यपालिका में सहयोग भी होता है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका का भाग भी होती है। जो सरकार है, सरकार क्या होती है? लेजिस्लेचर का, सरकार जो है वो विधायिका का भाग भी होती है, संसद का हिस्सा भी होती है, ठीक है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका में अन्यायोचितता, ठीक है, उन दोनों के बीच में यानी समन्वय भी होता है और उत्तरदायित्व भी होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? उपरोक्त सभी। यहाँ पर एक ऑप्शन आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका प्रधान किस शासन प्रणाली की विशेषता है? ठीक है, कौन सी शासन प्रणाली की विशेषता है? नाम मात्र और जो है वास्तविक प्रधान, ठीक है। हमने आपको बताया है कि भारत में, पहले हम देख लेते हैं संसदीय शासन व्यवस्था, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या है? संसदीय शासन व्यवस्था, ठीक। अब भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, इसलिए हम भारत में क्या बोलते हैं? देखिएगा, भारत की कार्यपालिका, ठीक है, और ये सारी बातें हमने आपको क्लासेस में पढ़ाई हैं। कार्यपालिका में एक होता है नाम मात्र प्रमुख, कार्यपालिका में एक होता है नाम मात्र और एक होता है कार्यपालिका में वास्तविक प्रमुख। संसदीय शासन की यही विशेषता है, ठीक है। और हम जानते हैं कि नाम मात्र प्रमुख कौन होता है हमारे यहाँ? राष्ट्रपति। नाम मात्र प्रमुख या फिर कहते हैं संवैधानिक प्रमुख। और वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री, ठीक है। वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देखिएगा हमारे आर्टिकल 53 में, आर्टिकल 53 में कहा गया है कि जो है राष्ट्रपति के पास समस्त कार्यपालिका शक्तियां, सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स जो हैं वो राष्ट्रपति के पास ही होंगी, लेकिन उन शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद की सहायता से प्रधानमंत्री करेगा। यानी कि कुल मिला के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद की सहायता से करता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति की पावर्स का प्रयोग भारत में कौन करता है? राष्ट्रपति की पावर्स का प्रयोग भारत में करता है कौन? प्रधानमंत्री और उसकी सरकार।
इसलिए एक नाम मात्र और वास्तविक व्यवस्था है। तो भारत की कार्यपालिका का नाम मात्र प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति, और वास्तविक प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। और भारत में कैसी शासन प्रणाली है? तो संसदीय शासन प्रणाली है। तो नाम मात्र और वास्तविक व्यवस्था कहाँ पर होती है? संसदीय शासन, जो कि भारत के संविधान में है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किन आधारों पर इंग्लैंड और भारत की संसदीय व्यवस्था में अंतर किया जा सकता है? नाम मात्र और वास्तविक प्रधान यही चीज है, ये भारत में भी इंग्लैंड में भी है। इंग्लैंड में भी है ना कि जो ब्रिटेन का जो ब्रिटेन सम्राट या ब्रिटेन की महारानी जो होती हैं वो है, और एक तरफ ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है। जन प्रतिनिधित्व, सदन के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, यानी कि जैसे हमने कहा ना मंत्रिपरिषद जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो लोकसभा के प्रति जो है सामूहिक रूप से क्या होते? उत्तरदायी होते, यानी उसकी सामूहिक रूप से क्या बोलते? उसकी क्या बोलते? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोकसभा के प्रति। तो ये ब्रिटेन में भी होता है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका का अंग होती है, यानी जो एग्जीक्यूटिव है, जो सरकार है, वो संसद का, व्यवस्थापिका मतलब यहाँ पर आप संसद समझ सकते हो, संसद का अंग होती है। दोनों ही बातें सही है। संसदीय संप्रभुता, ये चीज में अंतर है, ठीक है। ब्रिटेन में संसदीय संप्रभुता है, जबकि भारत में संसदीय संप्रभुता पूर्ण रूप से नहीं है, लेकिन भारत में संसदीय प्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता दोनों चीजें चलती हैं। ब्रिटेन में क्या है देखिएगा, यहाँ पर फिर से हम आपको बता दें, ठीक है, इसका आंसर तो डी हो जाएगा, ठीक है। संसदीय संप्रभुता किसका लक्षण है? ठीक है, संसदीय जो संप्रभुता है, संसदीय संप्रभुता, ये लक्षण किससे लिया गया है? ब्रिटेन, ठीक है, यह किससे लिया गया? ब्रिटेन। और जो न्यायिक सर्वोच्चता है, किसको, कौन सर्वोच्चता है? न्यायिक सर्वोच्चता, यानी कि न्यायालय का जो है, न्यायालय का सर्वोच्च होना, ये व्यवस्था हमने ली है यूएसए से। अमेरिका न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांतों को पालन करता है, जबकि जो ब्रिटेन है वो पालन करता है संसदीय संप्रभुता का। और भारत इन दोनों के बीच सामंजस्य बना के चलता है, कोई एक बात नहीं है। तो इसी में क्या है? अंतर है, संसदीय संप्रभुता। तो ब्रिटेन और इंग्लैंड और भारत की संसदीय व्यवस्था में एक बात का अंतर है, संसदीय संप्रभुता का, बाकी सारी बातें सेम चलती हैं। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर आता है कौन सा? 9। भारत में वास्तविक कार्यपालिका है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, उपरोक्तों में से कोई नहीं। हमने अभी बताया था वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद के साथ मिलकर ही राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो वास्तविक रूप से कार्यपालिका के प्रमुख यही कहे जाते हैं, ठीक है। और बाकी नाम मात्र या संवैधानिक अगर पूछा जाए कि संवैधानिक या नाम मात्र प्रमुख कौन है कार्यपालिका में, तो हम नाम दे देते हैं राष्ट्रपति। संवैधानिक रूप से कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भारत के संविधान के किन दो अनुच्छेदों से पता चलता है कि भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान है? आर्टिकल 53 और 74, 74, 75, 51, 52 और लिखा हुआ अनुच्छेद 54, 55। सही आंसर इसका है आर्टिकल 53 और आर्टिकल 54, ठीक है। आर्टिकल 53 में क्या लिखा हुआ है अगर हम बात करें, ठीक है। आर्टिकल 53 क्या कहता है अगर बात की जाए तो आर्टिकल 53 कहता है देखिएगा, आर्टिकल 53 क्या कहता है कि जो कार्यपालिका शक्तियां हैं, आर्टिकल 53 क्या कहता है? कार्यपालिका शक्तियां, तो भारत सरकार में केंद्रीय कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो किसके पास निहित होंगी? राष्ट्रपति के पास, यही लिखा है। आर्टिकल 53 कहता है कि कार्यपालिकीय शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। राष्ट्रपति उनका प्रयोग किसके द्वारा? अपने स्वयं के द्वारा या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा उनका प्रयोग करेगा। तो राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए क्या करते हैं? राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए आर्टिकल 74 के तहत मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं, ठीक है। ये दोनों बातें हमने देखो यहाँ पर आपको बता दी, ठीक है। आर्टिकल 53 कहता है कि राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिकीय शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करते हैं। अधीनस्थ अधिकारियों का मतलब है मंत्रिपरिषद से, और मंत्रिपरिषद के गठन की बात आती है आर्टिकल 74 में। तो आर्टिकल 53 और 74 से ही पता चलता है कि भारत का राष्ट्रपति क्या है? नाम मात्र का प्रधान होगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। बाकी 74 मंत्रिपरिषद हो गई, 75 में मंत्रियों की नियुक्ति वगैरह है, उनका कार्यकाल वगैरह है, उनका उत्तरदायित्व, वो सारी बातें हैं। 51 में क्या है? तो हम 51 तो डीपीएसपी में आर्टिकल आता है। 51 में हमने देखा था कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय जो नीतियां हैं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सहयोग विदेशी नीति की बात करता है।
आर्टिकल 52 राष्ट्रपति के पद की बात करता है। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात करता है। आर्टिकल 55 क्या करता है? आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया की बात करता है। ठीक है, तो आर्टिकल 54 राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात करता है और आर्टिकल 55 क्या करता है? राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया की बात करता है। तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर कि भारत में मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व है। अभी हमने इसका आंसर आपको बताया है कई बार। भारत में मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है लोकसभा के प्रति और ये बात लिखी होती है आर्टिकल 75(3) में। आर्टिकल 75(3) में ही लिखा है कि भारत सरकार में या भारत सरकार या भारत की जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। ये बात लिखी है आर्टिकल 75(3) में। इसका मतलब ये क्या, इसका मतलब क्या होता है सामूहिक उत्तरदायित्व का? सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब ये है कि जो है मंत्रिपरिषद के जो मंत्री हैं, भारत सरकार जितने सारे मंत्री हैं, वो सारे मंत्रियों के कार्यों के लिए, एक मंत्री के कार्यों के लिए वो मंत्री अकेले उत्तरदायी नहीं है, उसकी जिम्मेदारी पूरी सरकार पर होती है। अगर किसी एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव अगर किसी एक मंत्री के खिलाफ संसद में विपक्ष ने रखा तो फिर अगर वो पास हो गया तो पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। यानी कि कार्य की जिम्मेदारी अकेले एक मंत्री की जिम्मेदारी पूरी सरकार पर होती है। ठीक है, ये चीज यहाँ पर हम समझेंगे। इसी को कहते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व होना। आगे बढ़ते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) में क्या प्रावधान है। अभी हमने बताया 75(3) में क्या है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आप गेस कर सकते हो। प्रधानमंत्री की नियुक्ति है कि प्रधानमंत्री के अलावा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति है, फिर लिखा हुआ है मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व है, या फिर लिखा हुआ है मंत्रिपरिषद का राज्यसभा के प्रति उत्तरदायित्व है। अभी हमने आंसर बताया 75(3) में लिखा हुआ है मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व आर्टिकल 75(3) में ही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत कथन को पहचानें। नंबर 1, इंग्लैंड में संसदीय राजतंत्र है, भारत में संसदीय गणतंत्र है। ठीक है, आपको गलत वाला पहचानना है। ठीक है, भारत की संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से प्रेरित है। भारत और इंग्लैंड दोनों संसदीय व्यवस्था में संसदीय संप्रभुता का प्रावधान है। देखो ये बात तो सही है कि इंग्लैंड में संसदीय राजतंत्र है, भारत में क्या है संसदीय गणतंत्र है। ठीक है, भारत की संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से प्रेरित है, यह भी बात सही, अभी हमने स्टार्टिंग में बताई थी। और गलत फिर कौन सी बात है, यही वाली है। ठीक है, तो गलत कथन कौन सा है आखिरी, तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इस हिसाब से जो हमारा आंसर है वो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर क्या है, डी है। ठीक है, कि भारत और इंग्लैंड दोनों, अभी हमने बताया था कि भारत में संसदीय संप्रभुता नहीं बल्कि भारत में संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता दोनों का समन्वय है, दोनों का एक सामंजस्य है, इसलिए ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो गया। राजतंत्र का मतलब क्या होता है, राजतंत्र का मतलब है जहां पर राष्ट्र का अध्यक्ष, राष्ट्र का मुखिया क्या हो, वंशानुगत तौर पर आता हो, और जब गणतंत्र का मतलब क्या है, राष्ट्र का मुखिया जनता के द्वारा निर्वाचित होता हो। तो भारत में राष्ट्र का मुखिया राष्ट्रपति है और वो क्या होता है, जनता द्वारा निर्वाचित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत प्रावधान है, राष्ट्रपति को सहायता के लिए मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। सही आंसर है ए। ठीक है, राष्ट्रपति को सहयोग के लिए मंत्रिपरिषद आर्टिकल 74 में ही दी गई है। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, ये दोनों बातें आर्टिकल 75 में आती हैं। राष्ट्रपति के पद प्रसाद ग्रहण करते, ये भी बात 75 में ही आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किस आर्टिकल में, अभी हमने आंसर बताया था 75। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान आर्टिकल 75(1) में है। प्रधानमंत्री और बाकी के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी सबकी नियुक्ति कौन करता है, तो हम जानते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के प्रधानमंत्री और उसकी अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति आर्टिकल 75 के तहत करते हैं। और भारत के राष्ट्रपति किसको प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करते हैं, तो संसदीय चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में जो बहुमत प्राप्त दल होता है, बहुमत प्राप्त जिस दल को, जिस पार्टी को मेजोरिटी मिलती है, उस पार्टी के नेता को ही क्या करते हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करते हैं। ठीक है, उनका नेता कौन होगा वो पार्टी के सांसद तय करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में संसद राज्य के किस अंग की प्रतीक संस्था है, तो किसकी प्रतीक संस्था है, कार्यपालिका। कार्यपालिका में तो प्रधानमंत्री और सरकार ये सब आते हैं।
व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका ही आंसर यहाँ पर है। व्यवस्थापिका का मतलब होता है विधायिका, व्यवस्थापिका का मतलब होता है विधायिका, या फिर व्यवस्थापिका का मतलब क्या है, लेजिस्लेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव या फिर क्या बोलते हैं, व्यवस्थापिका या विधायिका, ठीक है। तो किसका प्रतीक है भारत में संसद, किसका प्रतीक है, व्यवस्थापिका का। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। कौन से प्राधिकार जो है वो भारत के राष्ट्रपति को यहाँ पर प्राप्त हैं। वास्तविक और लोकप्रिय, औपचारिक और विधिक, राजनीतिक और नाम मात्र, संवैधानिक और नाम मात्र। देखिएगा, वास्तविक और लोकप्रिय, वास्तविक अधिकार तो प्रधानमंत्री को प्राप्त है, इसी बात से गलत हो गया। औपचारिक और विधिक ये प्राप्त है, राजनीतिक और नाम मात्र, ठीक है। राजनीतिक तो नहीं प्राप्त है, नाम मात्र जरूर प्राप्त है। हाँ, संवैधानिक और नाम मात्र भी प्राप्त है। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो ऑप्शन बी और डी कहाँ पर लिखा हुआ ये है, ठीक है। यानी ये दो बातें सही हैं, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों बातें सही हैं यहाँ पर, ठीक है। उसको नाम मात्र, संवैधानिक, औपचारिक और विधिक कानूनी मान्यता प्राप्त होती है, इस चीज को हम यहाँ पर ध्यान देंगे। आगे बात करते हैं, लिखा हुआ है नीचे दिए गए कूट। अच्छा, ये क्वेश्चन में जो है गलती हो गई है, इस क्वेश्चन यहाँ को हम यहाँ से स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व तो करता है, वह राष्ट्र का रिप्रेजेंटेशन तो करता है, राष्ट्र का मुखिया तो है वह, लेकिन राष्ट्र का नेतृत्व तो नहीं करता है। यह कथन किस पर लागू होता है, तो यह कथन राष्ट्रपति पर लागू होता है, इस चीज को हम ध्यान देंगे। देखिए, वो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व तो कर रहा है, लेकिन क्या है, वह राष्ट्र का नेतृत्व तो नहीं करता। राष्ट्र का नेतृत्व कौन करता है, राष्ट्र का नेतृत्व करता है प्रधानमंत्री, ठीक है। राष्ट्र का नेतृत्व कौन करता है, ठीक है। भारत में राष्ट्र का नेतृत्व कौन करता है, तो राष्ट्र का नेतृत्व करता है प्राइम मिनिस्टर, जबकि राष्ट्र को रिप्रेजेंट कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और लिखा है कि भारत की संसद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। संसद का सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना, ठीक है। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन से सीमित नहीं है, या फिर मंत्रिमंडल को उच्च सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए। ये बात यहाँ पर गलत है, ठीक है। ये बात यहाँ पर गलत है, क्योंकि मंत्रिमंडल को उच्च सदन नहीं, मंत्रिमंडल को जो बहुमत प्राप्त होना चाहिए वो निम्न सदन यानी कि लोकसभा में प्राप्त होना चाहिए। मंत्रिमंडल को बहुमत जो है कहाँ पर होना चाहिए, उच्च नहीं, निम्न सदन में प्राप्त होना चाहिए। और निम्न सदन का मतलब यहाँ पर क्या है, लोकसभा। निम्न सदन का मतलब यहाँ पर क्या है, लोकसभा, ठीक है। इस चीज को हम ध्यान देंगे, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे लिखा है कि भारत राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। किसके अधीन, भारत में राजनीतिक व्यवस्था कार्यपालिका के अधीन, ठीक है। तो कार्यपालिका जो है विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है, संसद के अधीन रहकर कार्य करती है। विधायिका का मतलब यहाँ पर संसद है, तो संसद के अधीन रहकर वो काम करती है, ठीक है। संसद के अधीन रहकर काम करेगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है। किसका मुख्य है, राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, राज्य और केंद्र दोनों का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं कि भारत का जो प्रधानमंत्री है वो केंद्रीय सरकार का प्रमुख होता है। भारत का प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का प्रमुख है, राज्य सरकार का नहीं होता है। भारतीय संविधान की प्रणाली क्या है, संसदीय प्रणाली, अध्यक्षात्मक, राजतंत्र या कोई नहीं। सभी जानते हैं भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है, और संसदीय प्रणाली भारत की कहाँ से ली गई है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे ब्रिटेन से। लेकिन एकदम हुबहू ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली भारत में स्वीकार्य नहीं है, कुछ अंतरों के साथ स्वीकार्य है, ये भी हम ध्यान देंगे, ठीक है। संसदीय शासन प्रणाली आधारित होती है शक्ति के अविभाज्य कारण पर, शक्ति के पृथक्करण सिद्धांतों पर, या फिर न्यायिक स्वतंत्रता पर, या फिर उपरोक्त में से किसी में नहीं। तो शक्ति के पृथक्करण सिद्धांतों पर आधारित होती है संसदीय व्यवस्था। शक्ति के पृथक्करण, सेपरेशन होता है, पावर से क्या होता है, सेपरेशन होता है, और बिना जो है पावर सेपरेशन के जो है ये यहाँ पर सही नहीं होगा, ठीक है। शक्तियां बटी होती, संसद की, राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की शक्तियां बटी होती है अलग अलग, ठीक है। शक्तियों के पृथक्करण मतलब क्या, सेपरेशन है। भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली की सरकार की आधारशिला है। संसदीय प्रणाली की आधारशिला संविधान में कौन से आर्टिकल में है, तो देखिएगा आर्टिकल 75(3), क्योंकि आर्टिकल 75(3) क्या कहता है, आर्टिकल 75(3) ही क्या कहता है, सामूहिक उत्तरदायित्व। जो सामूहिक उत्तरदायित्व है, यानी कि जो क्या बोलते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कहाँ पर है, 75(3) में ही है, ठीक है। इसको हम ध्यान रखेंगे। सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर ही संसदीय प्रणाली को हम यहाँ पर आंसर करते हैं। भारतीय संसद गठित होती है लोकसभा, राज्यसभा
एवं भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ये यहाँ पर सही है। और अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 79, ठीक है, आर्टिकल 79 में ही लिखा हुआ है कि जो संसद है वो 3 अंगों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और कौन है, राष्ट्रपति। तो भारत की संसद 3 अंगों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये बात आर्टिकल 79 में लिखी होती है, ठीक है। तो इस हिसाब से आंसर यहाँ पर सही कौन सा हो जाएगा, ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ कि भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है, इस बात से अलग है कि भारत में वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, द्विसदनीय विधायिका है, न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है, ठीक है। तो ये तीनों ही बातें सेम है, लेकिन ये बात एक अलग है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। ये बात अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में ली गई है। ये चीज कहाँ की विशेषता है, ये विशेषता है यूएसए की, जबकि ब्रिटेन की नहीं है। और हमने ये चीज कहाँ से, यूएसए से ली है। तो 3 बातों में तो समान है, चौथी बात में भिन्न है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे बात करते हैं, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। तो यहाँ पर यही आंसर रहेगा कि जो है भारत में जो है क्या बोलते हैं, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति क्या है, उत्तरदायी है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। यही संसदीय प्रणाली की एक प्रमुख या एक खास पहचान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 29, भारत की संसदीय शासन प्रणाली की ब्रिटेन प्रणाली में अंतर कौन सा है, सामूहिक उत्तरदायित्व, न्यायिक समीक्षा, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, ठीक है, या फिर वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है, इसको यहाँ से हटाइएगा, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पर गलत, 4 ही ऑप्शन यहाँ पर रखे हुए हैं, ठीक है। तो किस चीज में अंतर है, ऑप्शन बी, न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा जो है ये कहाँ की बात, हमने फिर बताया, यूएसए। न्यायिक समीक्षा कहाँ की बात है, यूएसए की है, ठीक है। और बाकी तीनों बातें सेम है। द्विसदनात्मक व्यवस्था, 2 सदन होते हैं, वास्तविक नाम मात्र कार्यपालिका ब्रिटेन में भी और भारत में भी है, सामूहिक उत्तरदायित्व ब्रिटेन में भी और भारत में भी है। न्यायिक समीक्षा अमेरिका की विशेषता है और यही हमने भारत में ली है। और इसी बात पर क्या है, भारत और ब्रिटेन के बीच अंतर है। आगे आता है, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। यह नीति की निरंतरता को प्रदान करता है और अधिक दक्ष है। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है और सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना बदला नहीं जा सकता। तो संसदीय व्यवस्था का प्रमुख लाभ यहाँ पर क्या है, संसदीय व्यवस्था का प्रमुख लाभ यहाँ पर यही है कि क्या देखते हो आप, कि कार्यपालिका जो है वो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है, ठीक है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बनी रहती है, वही बात आती है सामूहिक उत्तरदायित्व की। तो ऑप्शन यहाँ पर सी क्या है, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के ये 30 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। आज के क्वेश्चन थोड़ा लेंथी थे, लैंग्वेज बेस्ड थे, ठीक है, आपने समझा होगा और हमने एक एक क्वेश्चन को समझाने का प्रयास भी किया है। अगला जो टॉपिक होगा वो अगले पेड के अकॉर्डिंग जो टॉपिक वहाँ पर है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उन पर भी एक लेक्चर होगा। और इन सभी चैप्टर्स को मिला के हम लोग एक लाइव क्लास मैराथन भी करेंगे बहुत जल्द, अगले हफ्ते, ठीक है। तो वो भी आपको पहले सूचना दी जाएगी, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।